3.1 परिचय। सरल शब्दों में सिद्धांत का अर्थ व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर किसी कला या विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या करना है। अभ्यास के माध्यम से हम कुछ नियम स्थापित करते हैं और कभी-कभी इन नियमों को वास्तविक स्थितियों में हम जो देखते हैं उससे अलग कर सकते हैं। यह विभेदन सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को दर्शाता है। सिद्धांत अभ्यास को समझाने में मदद करता है और अमूर्तता के उच्च स्तर पर काम करता है, जबकि अभ्यास अनुभवजन्य स्थितियों से संबंधित है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच संबंधों को देखते हुए दो संभावनाएं उभरती हैं। सिद्धांत और व्यवहार को अलग-अलग संस्थाओं के रूप में देखना और उन्हें पूरक के रूप में देखना। पहला परिप्रेक्ष्य सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर करने की आवश्यकता का सुझाव देता है, जिससे सिद्धांत में यह एक अच्छा विचार है, लेकिन व्यवहार में यह काम नहीं करेगा जैसे कथन सामने आए। दूसरा परिप्रेक्ष्य बताता है कि सिद्धांत और व्यवहार पूरी तरह से अलग नहीं है, लेकिन एक दूसरे को समझने में सहायता कर सकते हैं। हालांकि सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, हमें उनके अंतर संबंध को भी पहचानने की आवश्यकता है। हमारे दृष्टिकोण से सिद्धांत और व्यवहार मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाते हैं, जो अपने आप में परीक्षण के योग्य है। यह चर्चा मुख्य रूप से सिद्धांत शब्द की सामान्य समझ के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अक्सर अभ्यास से विपरीत होती है। हालांकि तर्क और दर्शन में सिद्धांत थोड़ा अलग अर्थ लेता है। इस संदर्भ में सिद्धांत परस्पर जुड़े प्रस्तावों के एक सेट को संदर्भित करता है, जहां एक प्रस्ताव एक कथन है जिसे सही या गलत साबित किया जा सकता है। कथन की प्रकृति, जिसमें सत्य या असत्य के रूप में सिद्ध होने की गुणवत्ता हो, को उजागर करना महत्वपूर्ण है। अपने दैनिक अनुभवों में हम ऐसे बयानों का सामना करते हैं जिन्हें सही या गलत साबित नहीं किया जा सकता है, और ये प्रस्तावों और सिद्धांत के दायरे से बाहर है। 3.2 समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आइए उनके शास्त्रीय काल के दौरान समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति और अर्थ को समझें। समाजशास्त्र के अग्रदूतों ने इस दौरान अनुशासन की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके प्रयासों की बदौलत समाजशास्त्र एक विशिष्ट क्षेत्र बन गया। दूसरे, हम समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति और प्रकारों का पता लगाएंगे, उस अवधि को चिह्नित करेंगे जब समाजशास्त्र कालानुक्रमिक और वैचारिक रूप से अपने शास्त्रीय चरण से आगे बढ़ गया था। इस दौरान शास्त्रीय काल की कमियों को दूर करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रगतियां की गई। तीसरे भाग में हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में हाल की प्रगति पर चर्चा करते हैं, जहां समाजशास्त्र न केवल एक नए अनुशासन के रूप में उभरा बल्कि एक विषय के रूप में परिपक्व भी हुआ। समाजशास्त्र ने स्वयं को अपनी पहचान के साथ एक महत्वपूर्ण, परिपक्व और स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। चौथे खंड की ओर बढ़ते हुए हम समाजशास्त्र में सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के बारे में सीखते हैं, जो इस विषय को नए प्रयासों और कठोरता के साथ चित्रित करते हैं। यहाँ समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति एवं प्रकार के बारे में शंकाओं का समाधान किया गया है। पांचवें और अंतिम भाग में हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और इन समस्याओं पर उसकी प्रतिक्रियाओं की जांच करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि समाजशास्त्रीय सिद्धांत ने कई बाधाओं को पार कर लिया है, लेकिन यह कभी भी आसान काम नहीं रहा है। 3.3 शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय समाजशास्त्र काल ने एक नए अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र के उद्भव को चिन्हित किया, जिसमें समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने की संभावना पर जोर दिया गया। इस युग से पहले दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों सहित विभिन्न व्यक्तियों के पास समाज के बारे में सोचने और कल्पना करने के अपने तरीके थे।
हालांकि समाज का कोई व्यवस्थित विज्ञान मौजूद नहीं था। समाजशास्त्र से पहले की अवधि दार्शनिकों, साहित्यिक रूमानियत, आलोचना और समाज के बारे में व्यक्तिगत अवधारणाओं के प्रतिबिंबों की विशेषता थी। विभिन्न विचारकों और सामान्य व्यक्तियों ने समाज की प्रकृति पर विचार किया, लेकिन उनके प्रयास मुख्यतः व्यक्तिगत थे। इस बीच समाज का अपना दीर्घकालिक अस्तित्व था, जो अपनी आंतरिक संरचनाओं और गतिशीलता को प्रदर्शित करता था। इस पहले युग के केंद्रीय प्रश्न समाज को एक इकाई के रूप में समझने, वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन करने और ऐसा करने के तरीकों की खोज करने पर केंद्रित थे। इस अवधि को अब शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। शब्द समाजशास्त्र एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री और दार्शनिक ऑगस्टे कॉम्टे 1798 से 1857 द्वारा गढ़ा गया था, जिन्हें अक्सर समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। हालांकि उन्होंने इस विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन सबसे सराहनीय कार्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक और स्वतंत्र अनुशासन दोनों के रूप में स्थापित करने में उनके प्रयास थे। कॉम्टे से पहले समाज पर चिंतन मुख्य रूप से दर्शन, साहित्य और कला के माध्यम से किया जाता था। ऑगस्टे कॉम्टे द्वारा प्रस्तावित समाज का आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण उनके पहले के समय में उपलब्ध नहीं था। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करने में ऑगस्टे कॉम्टे का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने दार्शनिक रूप से तर्क दिया कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है और इस दिशा में सफल प्रयासों के परिणामस्वरूप समाजशास्त्र के रूप में नए विषय को मान्यता मिलेगी। इस कार्य की चुनौतीपूर्ण प्रकृति के बावजूद कॉम्टे समाजशास्त्र को एक स्टैंडअलोन वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में सफल रहे और इसमें अपना योगदान दिया, जिसे निम्नलिखित चर्चा में संक्षेप में बताया गया है। समाजशास्त्र को और अधिक परिभाषित करते हुए कॉम्टे ने इसे दो भागों में विभाजित किया: सामाजिक सांख्यिकी और सामाजिक गतिशीलता। पहला सामाजिक संतुलन से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करता है, जबकि दूसरा सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित है। कॉम्टे ने खगोल विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र सहित विज्ञान का एक पदानुक्रम भी पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों जैसे गणित, विशेषकर सांख्यिकी, जीव विज्ञान या राजनीतिक अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं किया जा सकता है। 3.43 चरणों का नियम। कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत एक उल्लेखनीय अवधारणा 3 चरणों का नियम है। इस कानून के अनुसार समाज धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चरणों के माध्यम से प्रगति करता है। धार्मिक चरण में प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या का श्रेय ईश्वर को दिया जाता था। 14वीं शताब्दी के आसपास होने वाला आध्यात्मिक चरण एक संक्रमणकालीन चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रकृति में घटनाओं को न तो अलौकिक माना जाता था और न ही वैज्ञानिक रूप से समझाया गया था। वैज्ञानिक चरण, तीसरा और अंतिम चरण, धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों व्याख्याओं को खारिज करता है। इस चरण में सामाजिक स्पष्टीकरणों की कठोर जांच की जाती है और किसी भी स्पष्टीकरण को अंतिम नहीं माना जाता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण को तब तक अस्थायी रूप से वैध माना जाता है जब तक कि कोई बेहतर स्पष्टीकरण सामने न आ जाए। ऑगस्टे कॉम्टे समाज का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने में विश्वास करते थे। यह विचार, हालांकि सरल है, एक महत्वपूर्ण दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जिसे प्रत्यक्षवाद के रूप में जाना जाता है। सकारात्मकता न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में अकादमिक चर्चा पर हावी रही। ऑगस्टे कॉम्टे इस दर्शन के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, जिसे अक्सर उनका प्राथमिक योगदान माना जाता है, जो फ्रांस और समाजशास्त्र की पारंपरिक सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। कॉम्टे ने प्रस्तावित किया कि समाज के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति में तुलना, अवलोकन और प्रयोग शामिल होना चाहिए। जबकि उन्होंने इन अवधारणाओं को विस्तार से बताया, संक्षेप में
उन्होंने समाजशास्त्र को एक नए वैज्ञानिक और स्वतंत्र विषय के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया। जबकि कॉम्टे ने इस क्षेत्र की शुरुआत की, एमिल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने, नई अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में दुर्खीम के योगदान पर आगे चर्चा की जाएगी। बॉक्स 3.1 दुर्खीम का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। एक उल्लेखनीय फ्रांसीसी समाजशास्त्री 1858 से 1917 एमिल दुर्खीम ने अपने पूर्ववर्ती ऑगस्टे कॉम्टे द्वारा स्थापित प्रत्यक्षवादी परंपरा का पालन किया। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान कानूनों के अनुप्रयोग की खोज करते हुए दुर्खीम ने वह काम जारी रखा जहां कॉम्टे ने छोड़ा था। इस विचार के प्रति उनकी पुष्टि उनकी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में स्पष्ट थी। दुर्खीम का उद्देश्य समाजशास्त्रीय अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान कानूनों को लागू करने की व्यावहारिकता को प्रदर्शित करना था। इस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र के भविष्य के बारे में जटिल विवरणों को संबोधित करते हुए अपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया। एक प्रमुख पहलू दुर्खीम का सामाजिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना था, एक शब्द जिसका इस्तेमाल उन्होंने सामाजिक विश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन करने के लिए किया था। सामाजिक तथ्यों पर उनकी चर्चा ने न केवल उनके पद्धतिगत और सैद्धांतिक विचारों को स्पष्ट किया बल्कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजशास्त्र में दुर्खीम का महत्वपूर्ण योगदान सामाजिक तथ्यों की अवधारणा के उनके विस्तृत उपचार से शुरू हुआ। उनके अन्य कार्य जैसे समाज में श्रम विभाजन की जांच, आत्महत्या का अध्ययन, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूपों की खोज और शिक्षा और समाजशास्त्र पर परिप्रेक्ष्य सभी सामाजिक तथ्यों के इर्दगिर्द घूमते थे। संक्षेप में, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को लोगों के बीच आम तौर पर फैलने वाले महसूस करने, सोचने और कार्य करने के तरीकों के रूप में परिभाषित किया है, जो व्यक्ति के बाहर है और उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह परिभाषा दुर्खीम के दृष्टिकोण की एक झलक प्रदान करती है, जो व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले समाज के साझा पहलुओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के महत्व पर जोर देती है। 1818 से 1883 तक जर्मनी में जन्मे कार्ल मार्क्स न केवल एक दार्शनिक थे बल्कि एक सामाजिक वैज्ञानिक और समाजशास्त्री भी थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से एक समाजशास्त्री के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाई, लेकिन उनके प्रभावशाली शैक्षणिक कार्यों ने उन्हें विश्व स्तर पर व्यापक रूप से पहचान दिलाई है। मार्क्सवादी समाजशास्त्र की नींव उनके लेखन में पाए गए विभिन्न समाजशास्त्रीय विचारों पर बनी है। समाजशास्त्रियों ने बाद में उनके काम से इन समाजशास्त्रीय पहलुओं को निकालने का काम किया। मार्क्स के सिद्धांतों की प्रमुख अवधारणाएं, जो उनके और बाद के समाजशास्त्रियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनमें ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग और वर्ग संघर्ष, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत और अलगाव शामिल है। इन विचारों ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण के पहले के दृष्टिकोण से विचलन को चिह्नित किया। मार्क्स के सिद्धांतों ने न केवल अकादमिक प्रवचन को प्रभावित किया बल्कि दुनिया भर में विभिन्न वामपंथी राजनीतिक दलों के लिए एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में भी काम किया। एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए मार्क्स के सैद्धांतिक सिद्धांतों को लागू करते हुए कई देशों पर कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन था। हालांकि 1989 के आसपास दो महाशक्ति देशों के बीच शीत युद्ध की समाप्ति के दौरान द्वितीय विश्व के कई देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। इन राष्ट्रों ने पहले अपने राजनीतिक दिशानिर्देशों के रूप में मार्क्स के सिद्धांतों का पालन किया था। मार्क्स के सैद्धांतिक विचार पिछले लेखकों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। उन्होंने द्वंद्वात्मकता की अवधारणा का परिचय दिया, एक ऐसा सिद्धांत जिसकी चर्चा पहले के समाजशास्त्रियों ने नहीं की थी। हालांकि द्वंद्वात्मकता का प्रयोग मार्क्स के साथी देशवासी G.W.
द्वारा किया गया था। हेगेल के अनुसार मार्क्स का नवाचार द्वंद्वात्मक पद्धति का उपयोग करके समाज में भौतिकवादी व्याख्या लागू करने में निहित है। जबकि हेगेल सामाजिक प्रगति को आदर्शवाद के माध्यम से देखते थे, जिसे द्वंद्वात्मकता द्वारा प्राप्त किया गया था, मार्क्स भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता के माध्यम से प्रगति में विश्वास करते थे। मार्क्स के लेखन में एक और उल्लेखनीय बदलाव ऐतिहासिक पद्धति पर उनका जोर है। जब द्वंद्वात्मकता को इतिहास के अध्ययन में लागू किया जाता है, तो इसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। यह भौतिकवादी व्याख्या लोगों के विचारों को आकार देने वाली सामाजिक स्थिति पर केंद्रित है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को कभी-कभी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ परस्पर उपयोग किया जाता है। इतिहास और द्वंद्वात्मकता पर मार्क्स का ध्यान वर्गों और वर्ग संघर्षों के बारे में उनके विचारों से निकटता से जुड़ा हुआ है। मार्क्स ने अपने अकादमिक सहयोगी और आजीवन मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर इस बात पर जोर दिया कि सभी ज्ञात ऐतिहासिक कालों में वर्ग संघर्ष शामिल है। दास समाजों में स्वामी और दास होते हैं, सामंती समाजों में सामंत और भूदास होते हैं, और पूंजीवादी समाजों में पूंजीपति और श्रमिक होते हैं। ये वर्ग उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण के लिए संघर्ष में लगे रहते हैं। बॉक्स 3.2 श्रमिक वर्ग। मार्क्स और एंगेल्स ने भविष्यवाणी की थी कि मजदूर वर्ग अंततः अपने संघर्ष में पूंजीपति वर्ग पर विजय प्राप्त करेगा। उन्होंने पूंजीवादी समाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे शोषण, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, अलगाव और श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता की खोज की। मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार मजदूर वर्ग की जीत से एक समाजवादी समाज की स्थापना होगी, जो सामाजिक वर्गों से मुक्त होगा और अंततः एक साम्यवादी समाज में परिवर्तित होगा। मार्क्स के लेखन में विचार की स्पष्टता, समाज पर नवीन दृष्टिकोण, एक प्रगतिशील विचारधारा और लोगों की मुक्ति का आह्वान प्रदर्शित होता है। मार्क्स के लेखन की व्यापक प्रकृति के बावजूद उनके विचार सुसंगत और सटीक बने हुए हैं। उनके विचारों और उनके अनुप्रयोग का महत्व इतना गहरा है कि वास्तविकता की लगभग कोई भी समाजशास्त्रीय व्याख्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जांचे बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। कार्ल मार्क्स के सैद्धांतिक विचारों को समझने के बाद अब हम एक अन्य विद्वान मैक्स वेबर के योगदान का पता लगाएंगे। 3.6 वेबेरियन विचारधारा। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के शास्त्रीय काल 1864 से 1920 के दौरान जर्मनी के एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री, विभिन्न विषयों पर अपने व्यावहारिक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑगस्टे कॉम्टे या एमिल दुर्खीम के विपरीत वेबर ने समाजशास्त्र में एक नया दृष्टिकोण पेश किया, सोच और अनुसंधान के नए तरीके पेश किए। उनके विचार मुख्य रूप से जर्मन समझ के इर्दगिर्द घूमते थे, लेकिन यूरोपीय और पश्चिमी प्रभावों के साथ प्रतिध्वनित होते थे। वेबर ने सामाजिक कार्रवाई से लेकर नौकरशाही तक विविध विषयों की खोज की और सामाजिक विज्ञान की पद्धति में उल्लेखनीय योगदान दिया। समाजशास्त्र को अपनी शर्तों पर परिभाषित करने के उनके प्रयासों के बावजूद वेरस्टीन जैसी कुछ अवधारणाएं अभी भी चुनौतियां खड़ी करती है और उन्हें और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। समाजशास्त्री इस बात से जूझ रहे हैं कि मैक्स वेबर द्वारा विकसित विचार की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए। मैक्स वेबर के कुछ विचारों जैसे सामाजिक क्रिया, वेरस्टीन या घटना विज्ञान के साथ प्रयोग कैसे करें। इस क्षेत्र को अभी भी अधिक समझ और आगे की खोज की आवश्यकता है। हालांकि कुछ सफलता मिली है, विशेषकर नौकरशाही जैसी अवधारणाओं के संबंध में मैक्स वेबर के सिद्धांतों को क्रियान्वित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया, जो अन्य अभिनेताओं पर विचार करने और कार्यों को व्यक्तिपरक अर्थ देने पर जोर देता है। उन्होंने सामाजिक विज्ञान में व्यक्तिपरकता बनाम निष्पक्षता पर भी चर्चा की।
वर्स्टेहन और आदर्श प्रकारों के बारे में वेबर के विचार सैद्धांतिक रूप से मूल्यवान है, लेकिन उन्हें व्यावहारिक और अनुभवजन्य रूप से लागू करना चुनौतियां खड़ी करता है। समाजशास्त्र में सैद्धांतिक प्रगति के बावजूद वेबर की अवधारणाओं को प्रयोगों में अनुवाद करना सीमित हो गया है। वेबर के काम में उनके जीवनकाल के दौरान विभिन्न विषयों को शामिल किया गया, जिससे उनके पहले के योगदान को स्पष्ट करना चुनौतीपूर्ण हो गया। एक उल्लेखनीय सफलता प्रोटेस्टेंट नैतिकता पर वेबर का सूत्रीकरण और पूंजीवाद के उदय से इसका संबंध है। उन्होंने प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद विकास के बीच एक सकारात्मक संबंध प्रदर्शित किया। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वेबर ने व्यापक सामान्यीकरणों के प्रति आगाह करते हुए इसे पश्चिमी यूरोप में एक अनोखे मामले के रूप में प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर के शानदार विचारों के बावजूद विभिन्न कारणों से उनके काम पर किसी का ध्यान नहीं गया। फिर भी यह निर्विवाद है कि वेबर के सूत्रीकरण ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑगस्टे कॉम्टे, एमिल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जैसे शास्त्रीय लेखकों के सैद्धांतिक योगदान की जांच करने के बाद हम समाजशास्त्र में शास्त्रीय युग के योगदान का निष्कर्ष निकालते हैं। आगे बढ़ते हुए हम समसामयिक काल में समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए योगदान का पता लगाएंगे। समकालीन काल आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के शास्त्रीय युग से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है। जबकि शास्त्रीय काल समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित था, समकालीन काल की प्राथमिक चिंता न केवल उस शास्त्रीय छवि से अलग होना है, बल्कि विषय को और आगे बढ़ाना भी है। इस अवधि में विद्वानों का लक्ष्य दुर्खीम, वेबर और मार्क्स के बाद शोध करने वालों की कमियों से सीखना था। पिछली गलतियों पर चिंतन करना, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों से प्रेरणा लेना और विषय का पुनर्निर्माण करना इस युग के दौरान प्राथमिक चिंताएं रही है। इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों का उल्लेख करना प्रासंगिक है जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैलकॉट पार्सन्स और रॉबर्ट के मेर्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वान, ने अपने कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार और मान्यता दी है। हालांकि हम यहाँ केवल उनके कुछ आवश्यक योगदानों पर ही चर्चा करेंगे। 3.7 पार्सन्स एक्शन थ्योरी। कैलकॉट पार्सन्स 1902 से 1979 यूएसए के एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे। उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें संदर्भ, सामाजिक प्रणाली और विकास के कार्य ढांचे पर चर्चा की गई। उनके योगदान में एजीआईएल प्रतिमान और पैटर्न परिवर्तनीय योजना शामिल है। पार्सन्स ने एक एकीकृत सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से शास्त्रीय समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों की समीक्षा की। उनके निर्माण में सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिकों, अल्फ्रेड मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों और विल्फ्रेडो पेरेटो, एमिल दुर्खीम और मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों के विचार शामिल थे। पार्सन्स का मानना था कि पिछले सामाजिक वैज्ञानिकों के सूत्रीकरण एक एकीकृत सैद्धांतिक दृष्टिकोण में परिवर्तित हो सकते हैं। उनका उद्देश्य यह समझना था कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य व्यक्तित्व प्रणाली का हिस्सा कैसे बनते हैं। अपने बाद के काम द सोशल सिस्टम 1951 में पार्सन्स ने कार्रवाई के 3 आवश्यक घटकों को व्यक्तित्व प्रणाली, सामाजिक प्रणाली और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में पहचाना। प्रत्येक क्रिया का एक हिस्सा है, फिर भी कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है। एक अन्य कार्य, वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन 1953 में कैलकॉट पार्सन्स ने रॉबर्ट बेल्स और एडवर्ड शिल्स जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर एजीआईएल पैराडाइम की व्याख्या की। यहाँ ए का अर्थ अनुकूलन, जी का अर्थ लक्ष्य प्राप्ति, आई का अर्थ एकीकरण और एल का अर्थ विलंबता है। इस एजीआईएल प्रतिमान ने पार्सन्स की स्थिति को ऊंचा कर दिया क्योंकि वह समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को तैयार करने में आगे बढ़े।
उनका एक अन्य महत्वपूर्ण सैद्धांतिक सूत्रीकरण पैटर्न वेरिएबल स्कीम है। यह सुझाव देता है कि व्यक्तियों या समुदायों को अभिनेताओं के रूप में दो ध्रुवीय विपरीत श्रेणियों जैसे श्रेय या उपलब्धि, सार्वभौमिकता या विशिष्टतावाद के बीच महत्वपूर्ण विकल्पों का सामना करना पड़ता है। पार्सन्स संभावित क्रम परिवर्तन और संयोजन के साथ इन वैकल्पिक विकल्पों के 5 सेटों की पहचान करता है। उदाहरण के लिए, कोई यह निर्धारित कर सकता है कि क्या विकल्प सार्वभौमिक उपलब्धि या विशिष्ट अभिरुचि अभिविन्यास की ओर झुकते हैं। इन विषयों पर अधिक विस्तार उनकी पुस्तक सोशल सिस्टम 1951 में पाया जा सकता है। इनके अलावा पार्सन्स ने चिकित्सा पेशे और विकासवाद के सिद्धांतों पर लिखा। जबकि उनके सिद्धांतों को आम तौर पर कार्यात्मकता में योगदान माना जाता है, कुछ विद्वान पश्चिमी समाजों और अन्य जगहों से उनके सूत्रों को समझने में चुनौतीपूर्ण पाते हैं और सरल प्रस्तुतियों की आवश्यकता का सुझाव देते हैं। कैलकॉट पार्सन्स के काम से जुड़ी एक और आलोचना यह है कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि उनके काम अत्यधिक सैद्धांतिक हैं, भव्य सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं, जिनका समकालीन जीवन या अनुभवजन्य वास्तविकता से बहुत कम संबंध है। इन आलोचनाओं को स्वीकार करने के बावजूद यह सच है कि पार्सन्स के सैद्धांतिक सूत्रीकरण को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसका सीधा संबंध अनुभवजन्य सामग्री से नहीं हो सकता है। फिर भी उन्हें महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। वर्तमान लेखक के परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र में ऐसे सैद्धांतिक सूत्रीकरण आवश्यक है और समाजशास्त्र सीखने वालों को ऐसी कठोर सामग्री को समझने का प्रयास करना चाहिए। पार्सन्स ने स्वयं स्पष्ट किया कि उनके कार्यों का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक योजनाएं प्रदान करना था, जिससे उनके सिद्धांतों का सत्यापन और परीक्षण अन्य विद्वानों या समाजशास्त्रियों पर छोड़ दिया गया। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सैद्धांतिक सूत्रों और तथ्यात्मक जानकारी के बीच संतुलन आवश्यक है। एक अन्य समाजशास्त्री रॉबर्ट के मेर्टन ने ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में उनके योगदान की चर्चा निम्नलिखित अनुभाग में की गई है। बॉक्स 3.3 मेर्टन का योगदान। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख समाजशास्त्री रॉबर्ट के मेर्टन 1910 ने सिद्धांत और तथ्य के बीच एक उचित संतुलन बनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि न तो सिद्धांत और न ही तथ्य अकेले वांछित दिशा में प्रगति के लिए पर्याप्त होंगे। अनिवार्य रूप से मेर्टन ने अनुसंधान पद्धति के विकास के लिए तर्क दिया कि न केवल सिद्धांत और तथ्य के बीच एक सार्थक संतुलन बनाए रखा गया, बल्कि दोनों की गुणवत्ता को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया। उदाहरण के लिए, मेर्टन ने अपने पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों के सूत्रीकरण को कभी भी उस रूप में स्वीकार नहीं किया जैसा वे थे। कई अवसरों पर उन्होंने रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की सहित विभिन्न विद्वानों के लेखन को सही करने का प्रयास किया। मेर्टन, जिन्होंने कार्यात्मक सिद्धांत के पुनर्निर्माण और सुधार का प्रयास किया, ने पहले के विद्वानों द्वारा अनजाने में की गई कई गलतियों की पहचान की और बाद में कार्यात्मक सिद्धांत के पुनर्निर्माण की मांग की। रॉबर्ट के मेर्टन का दृढ़ विश्वास था कि हमें कार्यात्मक सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार या खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ योगदानकर्ताओं ने इसके शुरुआती चरणों में गलतियां की थी। इसके बजाय उन्होंने उन गलतियों से सीखने, उन्हें पहचानने और कार्यात्मक सिद्धांत में सुधार करके इसे समाजशास्त्रीय अनुसंधान के लिए एक मूल्यवान दृष्टिकोण बनाने की वकालत की। उन्होंने सामाजिक अनुसंधान में सिद्धांत और तथ्यों के बीच परस्पर क्रिया के महत्व पर जोर दिया। आप सामाजिक अनुसंधान और कार्यात्मक सिद्धांत पर मेर्टन के विचार उनकी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1968 में पा सकते हैं। कार्यात्मक सिद्धांत के पुनर्निर्माण में मेर्टन ने 3 अभिधारणाओं का उल्लेख किया: समाज की कार्यात्मक एकता का अभिधारणा, सार्वभौमिक कार्यात्मकता का अभिधारणा और अपरिहार्यता का अभिधारणा।
हालांकि बाद में उन्होंने सुझाव दिया कि ये अभिधारणाएं, जो एक समय पहले समाजशास्त्रियों का मार्गदर्शन करती थी, अब आवश्यक नहीं थी। मेर्टन ने मध्यम श्रेणी सिद्धांत की अवधारणा भी पेश की और समकालीन काल में उनकी प्रासंगिकता को समझाया। उन्होंने संदर्भ समूह सिद्धांत के विवरण को गहराई से समझा। संक्षेप में, रॉबर्ट के मेर्टन ने एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र के विकास के लिए एक नींव स्थापित करने और एक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह चर्चा स्पष्ट करती है कि टैलकॉट पार्सन्स और रॉबर्ट के मेर्टन दोनों ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके प्रयास उल्लेखनीय रूप से सफल रहे। 3.8 समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में हालिया प्रगति। हाल ही में समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण और सार्थक प्रगति हुई है। ऑगस्टे कॉम्टे, एमिल दुर्खीम, ए.आर. जैसे विचारकों के योगदान के अलावा रैडक्लिफ ब्राउन, ब्रानिस्लाव मालिनोवस्की, टैलकॉट पार्सन्स और रॉबर्ट के मेर्टन, जो काफी हद तक प्रत्यक्षवादी दर्शन से प्रभावित थे, उसी अवधि के दौरान सोच की एक और दिशा उभरी। प्रत्यक्षवादी पृष्ठभूमि के अलावा समाजशास्त्र के विकास में एक अलग परिप्रेक्ष्य का उदय भी देखा गया, जो मैक्स वेबर जैसे जर्मन समाजशास्त्रियों से प्रभावित और प्रचारित हुआ। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने सकारात्मकता केंद्रित फॉर्मुलेशन को चुनौती देते हुए समाजशास्त्र में व्यक्तिपरकता, व्यक्तिपरक समझ और वेरस्टाहेन के समावेश पर बहस छेड़ दी। वेबर का उद्देश्य समग्र रूप से विषय को मजबूत करते हुए समाजशास्त्रीय सिद्धांत को एक नई दिशा देना था। व्यक्तिपरकता बनाम निष्पक्षता पर बहस वेबर से प्रेरित थी, जिसने समाजशास्त्र को एक अधिक मजबूत क्षेत्र में आकार दिया। हाल के शोध के दो उल्लेखनीय क्षेत्रों, घटना विज्ञान और नृवंश विज्ञान, ने समाजशास्त्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त उत्तर आधुनिकतावाद और वैश्वीकरण हाल के दिनों में विषय बनकर उभरे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि समाजशास्त्र सीखने के विभिन्न चरणों में इन अवधारणाओं पर चर्चा की जाएगी, जबकि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रारंभ में उद्देश्य विषय को मजबूत करना और इसे एक मुख्य अनुशासन के रूप में स्थापित करना था। विषय की प्रगति के साथ कुछ दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से उभरे हैं। यहाँ केवल समाजशास्त्र के विकास को सीधे प्रभावित करने वाले विचारों पर ही विचार किया जाएगा। शब्द सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कभी-कभी एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। समाजशास्त्र में लोकप्रिय परिप्रेक्ष्य में कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, विनिमय परिप्रेक्ष्य और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य शामिल है। एमिल दुर्खीम और रॉबर्ट के मेर्टन जैसे विद्वान कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से, कार्ल मार्क्स संघर्ष परिप्रेक्ष्य से, बी मालिनोवस्की विनिमय परिप्रेक्ष्य से और हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर चर्चा करते समय विचारकों की भूमिका और उन दृष्टिकोणों को याद रखना महत्वपूर्ण है जिनसे वे जुड़े थे। 3.9 प्रतिमानों को समझना। कोहन ने इस बारे में एक अभूतपूर्व विचार प्रस्तुत किया कि विषय, विशेष रूप से विज्ञान, कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि विकास धीरे धीरे बढ़ने के बजाय अचानक होता है। इस अवधारणा की खोज उनकी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में की गई है, जहां उन्होंने इन अचानक परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए पैराडाइम शिफ्ट्स शब्द का परिचय दिया है। कोहन विज्ञान के विकास में 3 अलग-अलग चरणों की रूपरेखा बताते हैं, जो सामाजिक विज्ञान पर भी लागू होते हैं। पूर्व वैज्ञानिक चरण। इस प्रारंभिक चरण में अपूर्ण व्याख्याओं वाले प्रतिस्पर्धी सिद्धांत प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। 2. सामान्य विज्ञान। अंततः एक सिद्धांत स्वयं स्थापित हो जाता है, जिससे सामान्य विज्ञान का चरण शुरू होता है। इस अवधि के दौरान एक सिद्धांत या सिद्धांतों का एक समूह प्रमुख हो जाता है, जिसे कुन प्रतिमान के रूप में संदर्भित करते हैं।
प्रतिमान बदलाव। सामान्य विज्ञान से एक नए प्रमुख सिद्धांत में संक्रमण को प्रतिमान बदलाव कहा जाता है। कुन की रूपरेखा बताती है कि वैज्ञानिक विकास एक सतत और सुचारू प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समझ में अचानक और परिवर्तनकारी बदलाव की विशेषता है। जब कोई प्रतिमान परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब है कि पुराने सिद्धांत अब उपयोगी नहीं है। कुन के अनुसार जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, यह स्वाभाविक रूप से होता है। नए सिद्धांत एक बार स्थापित हो जाने पर समय के साथ अपूर्ण भी हो जाते हैं। समाधान या तो मौजूदा सिद्धांतों को संशोधित करना है या उन्हें नए प्रमुख स्पष्टीकरणों से बदलना है, जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विश्वदृष्टि में अधिक संपूर्ण समझ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कोपरनिकस ने टॉलेमी की इस मान्यता को चुनौती दी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कोपरनिकस ने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ साबित किया कि यह पृथ्वी ही थी जो सूर्य के चारों ओर घूमती थी। सिद्धांतों, अवधारणाओं और दृष्टिकोणों में यह अचानक परिवर्तन एक आदर्श बदलाव है। एक नई सैद्धांतिक व्याख्या उभर कर सामने आती है और पुरानी व्याख्याओं की जगह ले लेती है। एक और प्रतिमान परिवर्तन तब हुआ जब आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिस्थापित कर दिया। कुहन के अनुसार प्रतिमान परिवर्तन का अर्थ है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में स्थापित सिद्धांतों का व्यापक या पूर्ण प्रतिस्थापन। पुराने सिद्धांत अतुलनीय है। यह बदलाव भाषा को प्रभावित करता है, नई अवधारणाओं, शब्दों और अर्थों को प्रस्तुत करता है। यह मानदंडों, मूल्यों और रीतिरिवाजों को भी प्रभावित करता है। सरल शब्दों में, प्रतिमान परिवर्तन का अर्थ है दुनिया को देखने का एक नया तरीका, हमारी धारणा, परिप्रेक्ष्य और समग्र दृष्टिकोण को बदलना। वैश्वीकृत युग में यह परिवर्तन तेजी से होता है, विशेष रूप से उत्तर आधुनिक प्रतिमान बदलाव के साथ, जहां ध्यान स्थानीय संदर्भों पर होता है और सामान्य या मेगा सिद्धांतों को बुद्धिमान या व्यावहारिक नहीं माना जाता है। एक प्रतिमान के विचार के दो पहलू हैं। सबसे पहले, यह सब कुछ समाहित करता है और इसके विभिन्न भागों को उपसमूहों में शामिल करता है। इसमें विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो एक वैश्विक प्रतिमान बनाती है। दूसरे स्तर पर, ऐसे सिद्धांत और प्रथाएं हैं जो मौजूदा सामाजिक वैश्विक प्रतिमान का समर्थन करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि कुछ विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र को एक विशिष्ट, स्वतंत्र और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन उत्पादित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर जोर देता है, जहां हर सिद्धांत का परीक्षण किया जा सकता है और गलत साबित होने पर खारिज किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में, अन्य विज्ञानों की तरह, कोई शाश्वत सार्वभौमिक सत्य नहीं है जो सभी परिस्थितियों में और हर क्षण सत्य हो। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को धार्मिक या आध्यात्मिक दावों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, न ही उनकी तुलना दार्शनिक दिशानिर्देशों से की जा सकती है। ये सिद्धांत विशिष्ट समस्याओं से उत्पन्न होते हैं, और आज वे जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे अधिकतर वैज्ञानिक प्रकृति की है। वैज्ञानिक प्रकृति प्राप्त करने के लिए ऑगस्टे कॉम्टे द्वारा इसे एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान के रूप में स्थापित करने के बाद से समाजशास्त्र ने एक लंबा रास्ता अपनाया है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के लिए प्रारंभिक चुनौती विश्व स्तर पर, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न बड़ी मात्रा में डेटा से उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए, जनसांख्यिकीय डेटा ने सैद्धांतिक नवाचारों को प्रेरित किया है, जबकि मानव विकास सूचकांक डेटा अंतर्राष्ट्रीय तुलना की सुविधा प्रदान करता है। दूसरी चुनौती विभिन्न स्तरों पर विकसित हो रहे सामाजिक परिवर्तनों से आती है। सीधे शब्दों में कहें तो, सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियाएं समाज में बनी रहती है, चाहे समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किया गया हो या नहीं।
आज की दुनिया में ये प्रक्रियाएं न केवल जटिल है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे समाजशास्त्रियों के लिए इनका व्यापक अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। एड्स और आतंकवाद के निहितार्थ जैसी कई घटनाओं के लिए गंभीर समाजशास्त्रीय अन्वेषण की आवश्यकता है। तीसरी चुनौती तब उभरी जब समाज महत्वपूर्ण दौर से गुजरा, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का समापन, दुनिया भर में औपनिवेशिक शासन का अंत और स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का उदय। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को समय के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप ढलना पड़ा है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के लिए चौथी चुनौती इसके उद्देश्य के बारे में गलत धारणाओं से उत्पन्न होती है। कुछ लोग इसे केवल वर्तमान सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के रूप में देखते हैं, जबकि समाजशास्त्र ऐसी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। इसने मुख्य रूप से वैज्ञानिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया है। फिर भी समाजशास्त्रियों ने तर्कसंगता, उत्तर आधुनिकतावाद, वैश्वीकरण और नागरिक समाज जैसी अवधारणाओं से संबंधित सैद्धांतिक सूत्रीकरण विकसित करके चुनौतियों का जवाब दिया है। लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को संबोधित करने में समाजशास्त्र में बुद्धिजीवियों ने सार्थक योगदान दिया है। समाजशास्त्रियों ने अपने लेखन के माध्यम से कुछ हद तक समाज के पुनर्निर्माण को प्रभावित किया है। निष्कर्ष: हमने एक सिद्धांत के घटकों और एक प्रतिमान के अर्थ का पता लगाया है। हमने शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का विश्लेषण किया है, जिसमें कॉम्टे के 3 चरणीय कानून, मार्क्सवादी और वेबेरियन विचारधाराएं, पार्सन के कार्य सिद्धांत और हाल की प्रगति शामिल है। अंत में हमने प्रतिमान की अवधारणा पर चर्चा की है। इसे बौद्धिक बदलाव के संदर्भ में समझाया है, जिसे थॉमस कुन द्वारा प्रतिमान बदलाव के रूप में जाना जाता है। हमारा फोकस पर्याप्त रूप से बता दिया गया है। चिंतन और कार्रवाई 3.1 मार्क्स एवं वेबर की विचारधाराओं की रूपरेखा प्रस्तुत करें। इन समाजशास्त्रियों में क्या समानताएं हैं? चिंतन और कार्रवाई 3.1 मार्क्स और वेबर की विचारधाराएं। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे 2 प्रभावशाली समाजशास्त्रियों कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की विचारधाराओं की खोज करने का काम सौंपा गया है। मैं उनके द्वारा विकसित समृद्ध सैद्धांतिक ढांचे में गहराई से जाने के लिए मजबूर हूँ। मार्क्स और वेबर दोनों ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है, जो समाज की संरचना और गतिशीलता में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य मार्क्स और वेबर के प्रमुख विचारों को रेखांकित करना है, उनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मौजूद समानताओं को उजागर करना है। कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं। 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स सामाजिक सिद्धांत में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। मार्क्स की विचारधारा के मूल में ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा है, जो दावा करती है कि समाज की आर्थिक संरचना मौलिक रूप से इसके सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों को आकार देती है। मार्क्स ने तर्क दिया कि समाज वर्ग संघर्ष से प्रेरित होकर ऐतिहासिक चरणों से गुजरता है। उनके काम का प्राथमिक ध्यान पूंजीवाद पर था और उन्होंने एक वर्गहीन समाज की कल्पना की थी जो सर्वहारा श्रमिक वर्ग क्रांति के बाद उभरेगा। मार्क्स ने पूंजीवादी समाजों में 2 प्राथमिक वर्गों की पहचान की, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीपति वर्ग ने उत्पादन के साधनों को नियंत्रित किया और लाभ के लिए सर्वहारा वर्ग के श्रम का शोषण किया। मार्क्स ने तर्क दिया कि परिणामी वर्ग संघर्ष अंततः पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और साम्यवाद की स्थापना का कारण बनेगा। मार्क्स की विचारधारा में एक अन्य प्रमुख अवधारणा अलगाव है। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाजों में श्रमिकों को उनके श्रम के उत्पादन की प्रक्रिया, उनके साथी श्रमिकों और यहाँ तक कि उनकी अपनी मानवीय क्षमता से भी अलग कर दिया जाता है।
मार्क्स का मानना था कि यह अलगाव पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का एक व्यापक और अमानवीय परिणाम था। मैक्स वेबर की विचारधाराएं। कार्ल मार्क्स के समकालीन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सामाजिक सिद्धांत पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वेबर का काम सामाजिक घटनाओं की जटिलता को समझने पर केंद्रित था और उन्होंने मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की पहचान करने की कोशिश की। मार्क्स के विपरीत वेबर ने आर्थिक कारकों को सामाजिक संरचनाओं के एकमात्र निर्धारक के रूप में नहीं देखा। वेबर ने समाजशास्त्र में आदर्श प्रकार की अवधारणा पेश की, जो उनकी आवश्यक विशेषताओं को उजागर करके सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए एक पद्धतिगत उपकरण है। समाज के अपने विश्लेषण में वेबर ने व्यक्तिपरक अर्थों और व्याख्याओं को समझने के महत्व पर जोर दिया जो व्यक्ति अपने कार्यों से जोड़ते हैं। वेबर के प्रमुख योगदानों में से एक सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, जो पारंपरिक, प्रभावशाली, मूल्य तर्कसंगत और वाद्य तर्कसंगत कार्यों के बीच अंतर करता है। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए मानव व्यवहार के पीछे की प्रेरणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। मार्क्स के विपरीत, जिन्होंने आर्थिक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया, वेबर ने समाज को आकार देने में सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक तत्वों के महत्व को स्वीकार किया। मार्क्स और वेबर के बीच समानताएं। जबकि मार्क्स और वेबर के पास अलग-अलग सैद्धांतिक ढांचे थे, उनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में कई समानताएं हैं। दोनों समाजशास्त्री सत्ता, असमानता और सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता को समझने से चिंतित थे। असमानता पर ध्यान दें। मार्क्स और वेबर ने समाज में असमानता के मुद्दे पर एक समान चिंता साझा की। जबकि मार्क्स का ध्यान उत्पादन के पूंजीवादी तरीके से उत्पन्न वर्ग आधारित असमानता पर था, वेबर ने वर्ग, स्थिति और शक्ति सहित असमानता के कई स्रोतों को पहचाना। पूंजीवाद की आलोचना। मार्क्स और वेबर दोनों ही पूंजीवादी व्यवस्था के आलोचक थे, यद्यपि अलग-अलग कारणों से। मार्क्स ने पूंजीवाद को स्वाभाविक रूप से शोषणकारी माना, जिससे श्रमिक वर्ग का अलगाव हुआ। दूसरी ओर, वेबर पूंजीवादी समाजों में युक्तिकरण और नौकरशाही के अमानवीय प्रभावों के बारे में चिंतित थे। सामाजिक परिवर्तन में रुचि। मार्क्स और वेबर दोनों ही सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझने में रुचि रखते थे। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन की कल्पना की, जबकि वेबर ने सामाजिक परिवर्तन पर तर्कसंगता और प्रोटेस्टेंट नैतिकता सहित विभिन्न कारकों के प्रभाव का पता लगाया। शक्ति की पहचान। दोनों समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंधों को आकार देने में शक्ति की केंद्रीयता को मान्यता दी। मार्क्स ने सत्ता को पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित देखा, जबकि वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक और करिश्माई प्राधिकरण सहित शक्ति के विभिन्न स्रोतों की पहचान की। निष्कर्ष। निष्कर्षतः कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की विचारधाराओं ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। जबकि मार्क्स ने सामाजिक संरचनाओं और वर्ग संघर्ष के आर्थिक निर्धारकों पर ध्यान केंद्रित किया, वेबर ने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारकों पर विचार करते हुए अधिक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। इन मतभेदों के बावजूद पूंजीवाद की उनकी आलोचनाओं, असमानता के बारे में चिंताओं और सामाजिक परिवर्तन और शक्ति की गतिशीलता को समझने में रुचियों में समानताएं मौजूद हैं। चिंतन और कार्रवाई 3.1 मार्क्स और वेबर की विचारधाराएं। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में दो मूलभूत समाजशास्त्रियों कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की विचारधाराओं की खोज और रूपरेखा तैयार करने का कार्य उनके सिद्धांतों की व्यापक जांच का संकेत देता है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य मार्क्स और वेबर द्वारा प्रस्तुत विचारों की समृद्ध टेपेस्ट्री में उतरना है, न केवल उनके मतभेदों पर बल्कि उन समानताओं पर भी जोर देना है जो उनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं।
दर्शन, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक महान व्यक्तित्व कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में सामाजिक संरचनाओं और गतिशीलता का गहन विश्लेषण प्रदान किया। मार्क्स की विचारधारा के मूल में ऐतिहासिक भौतिकवाद निहित है। एक सिद्धांत यह दावा करता है कि समाज का आर्थिक आधार मौलिक रूप से इसके सामाजिक और राजनीतिक अधिरचना को आकार देता है। मार्क्स के अनुसार समाज ऐतिहासिक चरणों के माध्यम से प्रगति करता है। प्रत्येक चरण में उत्पादन के अलग अलग तरीके और वर्ग संबंध होते हैं। उनके विश्लेषण का सार पूंजीवाद पर केंद्रित था और उन्होंने एक वर्गहीन साम्यवादी समाज में परिणत एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया की कल्पना की। मार्क्स के चिंतन के केंद्र में वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। पूंजीवादी समाजों में उन्होंने दो प्राथमिक वर्गों की पहचान की, पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक है और सर्वहारा श्रमिक वर्ग जो अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। मार्क्स ने तर्क दिया कि इन वर्गों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध सर्वहारा क्रांति को जन्म देगा, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स की विचारधारा में अलगाव एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाजों में श्रमिक कई स्तरों पर अलगाव का अनुभव करते हैं, अपने श्रम के उत्पादों से, उत्पादन की प्रक्रिया से, अपने साथी श्रमिकों से और यहाँ तक कि अपनी मानवीय क्षमता से भी। मार्क्स का मानना था कि यह अलगाव पूंजीवादी उत्पादन पद्धति का एक अंतर्निहित परिणाम था, जिसके परिणामस्वरूप अमानवीयकरण और अलगाव हुआ। मैक्स वेबर की विचारधाराएं। मार्क्स के समकालीन मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वेबर के दृष्टिकोण का उद्देश्य सामाजिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया की सूक्ष्म समझ बनाना था। मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के विपरीत वेबर ने तर्क दिया कि आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक सहित कई कारक सामाजिक संरचनाओं की जटिलता में योगदान करते हैं। वेबर ने आदर्श प्रकार की अवधारणा पेश की, जो उनकी आवश्यक विशेषताओं को उजागर करके सामाजिक घटनाओं की अवधारणा और विश्लेषण करने के लिए एक पद्धतिगत उपकरण है। अपने विश्लेषण में वेबर ने व्यक्तिपरक अर्थों और व्याख्याओं को समझने के महत्व पर जोर दिया जो व्यक्ति अपने कार्यों से जोड़ते हैं। व्यक्तिपरक अर्थों पर इस फोकस ने वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के लिए आधार तैयार किया। वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत ने मानवीय क्रियाओं को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया: पारंपरिक, प्रभावशाली, मूल्य तर्कसंगत और वाद्य तर्कसंगत। इस टाइपोलॉजी का उद्देश्य मार्क्स द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नियतिवाद को पार करते हुए मानव व्यवहार के पीछे की विविध प्रेरणाओं को पकड़ना है। मार्क्स और वेबर के बीच समानताएं। अपने भिन्न सैद्धांतिक ढांचे के बावजूद मार्क्स और वेबर अपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में कई समानताएं साझा करते हैं। असमानता पर ध्यान दें। मार्क्स और वेबर दोनों ही समाज में असमानता के मुद्दे से गहराई से चिंतित थे। जबकि मार्क्स का लेंस मुख्य रूप से उत्पादन के पूंजीवादी तरीके से उत्पन्न वर्ग आधारित असमानता पर केंद्रित था, वेबर ने वर्ग, स्थिति और शक्ति सहित असमानता के कई स्रोतों को पहचाना। पूंजीवाद की आलोचना। मार्क्स और वेबर दोनों पूंजीवादी व्यवस्था के आलोचक थे, हालांकि उनकी आलोचनाएं अलग-अलग थी। मार्क्स ने पूंजीवाद को स्वाभाविक रूप से शोषणकारी माना, जिससे श्रमिक वर्ग अलग-थलग पड़ गया। इसके विपरीत वेबर की चिंताएं बहुआयामी थी, जिनमें पूंजीवादी समाजों में युक्तिकरण और नौकरशाही के अमानवीय प्रभाव शामिल थे। सामाजिक परिवर्तन में रुचि। दोनों सिद्धांतकारों की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझने में गहरी रुचि थी। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने पर जोर देते हुए वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन की कल्पना की। इसके विपरीत वेबर ने सामाजिक परिवर्तन पर युक्तिकरण और प्रोटेस्टेंट नैतिकता सहित विभिन्न कारकों के प्रभाव का पता लगाया। शक्ति की पहचान।
मार्क्स और वेबर दोनों ने सामाजिक संबंधों को आकार देने में शक्ति की केंद्रीयता को पहचाना। मार्क्स का ध्यान उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से प्रेरित पूंजीपति वर्ग के हाथों में सत्ता की एकाग्रता पर था। इसके विपरीत वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक और करिश्माई अधिकार सहित शक्ति के विभिन्न स्रोतों की पहचान की। निष्कर्षतः कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की विचारधाराओं ने समाजशास्त्र के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आर्थिक नियतिवाद, वर्ग संघर्ष और अलगाव पर मार्क्स का ध्यान सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारकों को शामिल करते हुए वेबर के बहुआयामी दृष्टिकोण के विपरीत है। इन मतभेदों के बावजूद पूंजीवाद की उनकी आलोचनाओं, असमानता के बारे में चिंताओं और सामाजिक परिवर्तन और शक्ति गतिशीलता को समझने में साझा हितों में समानताएं मौजूद हैं। चिंतन और कार्रवाई 3.2 समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में हाल की प्रगति की एक रूपरेखा प्रदान करें। चिंतन और कार्रवाई 3.2 समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में हालिया प्रगति। परिचय। समाजशास्त्र अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में मानव समाज की बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए लगातार विकसित होता रहता है। हाल के वर्षों में वैश्विक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में बदलाव को दर्शाते हुए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यह प्रतिबिंब विभिन्न समाजशास्त्रीय प्रतिमानों में प्रमुख विकासों पर प्रकाश डालेगा, जो हाल की प्रगति की गहन खोज की पेशकश करेगा। संरचनात्मक कार्यात्मकता पर दोबारा गौर किया गया। संरचनात्मक कार्यात्मकता, जो एक समय प्रभावशाली थी, ने समकालीन संशोधनों के साथ पुनरुत्थान देखा है। हाल की प्रगति में इस बात की अधिक सूक्ष्म समझ को शामिल करना शामिल है कि सामाजिक संस्थाएं कैसे आपस में जुड़ती हैं और परिवर्तन के लिए अनुकूल होती है। उदाहरण के लिए, एंथोनी गिडेंस और जेफरी अलेक्जेंडर की कृतियां सामाजिक संरचनाओं को आकार देने में व्यक्तियों की सक्रिय भूमिका पर जोर देती हैं। यह गतिशील परिप्रेक्ष्य संस्थानों के भीतर व्यक्तियों की एजेंसी को स्वीकार करता है, जो समाज के पारंपरिक स्थिर दृष्टिकोण को चुनौती देता है। द्वितीय, 21वीं सदी में संघर्ष सिद्धांत। वैश्वीकरण और सामाजिक असमानताओं के प्रति बढ़ती जागरूकता के जवाब में संघर्ष सिद्धांत में विकास देखा गया है। एरिक ओलिन राइट और माइकल बुरावॉय जैसे विद्वानों ने लिंग और नस्लीय असमानताओं जैसे शोषण और उत्पीड़न के नए रूपों को शामिल करने के लिए मार्क्सवादी ढांचे का विस्तार किया है। समाज के भीतर व्यक्तियों के अनुभवों को आकार देने में कई सामाजिक श्रेणियों की जटिल परस्पर क्रिया को पहचानते हुए अंतर्संबंध परिप्रेक्ष्य को प्रमुखता मिली है। तृतीय, डिजिटल युग में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। डिजिटल संचार के युग में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ने यह पता लगाने के लिए अनुकूलित किया है कि कैसे ऑनलाइन अंतःक्रियाएं पहचान और अर्थ को आकार देती हैं। इरविंग गोफमैन का नाटकीय दृष्टिकोण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर क्यूरेटेड स्वप्रस्तुति में प्रतिध्वनित होता है। डिजिटल क्षेत्र नए प्रतीकों और अर्थों को प्रस्तुत करता है, जो प्रभावित करता है कि व्यक्ति अपनी सामाजिक वास्तविकता का निर्माण और अनुभव कैसे करते हैं। चतुर्थ, उत्तराधुनिकतावाद और परे। उत्तराधुनिकतावाद भव्य आख्यानों को चुनौती देता है और समाज को समझने के लिए एक विखंडनवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड और मिशेल फौकॉल्ट ने मेटानैरेटिव पर सवाल उठाकर और विविध दृष्टिकोणों की वकालत करके समाजशास्त्रीय सोच को प्रभावित किया है। हाल के घटनाक्रम उत्तराधुनिकतावाद से आगे बढ़ते हैं, उत्तरोपनिवेशवाद और वैश्वीकरण के अंतर्संबंध की खोज करते हैं, कई सहअस्तित्व वाली वास्तविकताओं की समझ को समृद्ध करते हैं। नारीवादी परिप्रेक्ष्य, पितृसत्ता से परे। शब्द संख्या 250। नारीवादी सिद्धांत पितृसत्ता की आलोचना से परे अंतर्विरोध, विचित्र अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय नारीवाद पर व्यापक चर्चा को शामिल करने के लिए विकसित हुए हैं।
बेल हुक्स और जूडिथ बटलर के कार्यों ने सीमाओं को आगे बढ़ाया है, लिंग की अनिवार्यतावादी धारणाओं को चुनौती दी है और पहचान की अधिक समावेशी और तरल समझ की वकालत की है। 6. पर्यावरण समाजशास्त्र, एक बढ़ती चिंता। पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ समाजशास्त्रियों ने अपना ध्यान मानव पर्यावरण संबंधों की ओर लगाया है। पर्यावरणीय समाजशास्त्र के हालिया सिद्धांत जैसे पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांत और जोखिम समाज थीसिस पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं और स्थायी विकल्पों का पता लगाते हैं। निष्कर्ष में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में हालिया प्रगति समकालीन सामाजिक परिवर्तनों के प्रति अनुशासन की प्रतिक्रिया को दर्शाती है। संरचनात्मक कार्यात्मकता, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, नारीवादी दृष्टिकोण और पर्यावरण समाजशास्त्र में उल्लिखित विकास समाजशास्त्रीय जांच की बहुमुखी प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे समाजशास्त्र विकसित हो रहा है, विद्वान उभरते मुद्दों से जुड़ रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अनुशासन हमारी बदलती दुनिया की जटिलताओं को समझने और संबोधित करने में प्रासंगिक बना रहे।